हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार अगेन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉरेस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज़। अब हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। मतलब कि सबसे पहले आप टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये जो नोट्स है जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रिपेयर कर रही हूँ, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। और इसके पीडीएफ नोट्स अगर आप कहेंगे तो मैं इसको अपने ब्लॉग में अपलोड कर दूँगी। और इट टेक्स टाइम टू मेक दिस नोट्स गाइस, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल एज़ द वीडियोज़ अपलोडेड। मतलब जो भी वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं उनको लाइक शेयर करें। और आपको अगर कोई डाउट्स होते हैं या आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ हम जो है सबसे पहले टॉपिक को समझेंगे। समझने के बाद में हम एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि यही आइडियल प्रैक्टिस है। अगर आप डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व करने जाएंगे तो पहले तो आपको यही दिक्कत आएगी समझने के लिए कि ये किस टॉपिक से लिया गया है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज़। और इसमें पहला टॉपिक है सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर को पहले समझते हैं, फिर उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ सिल्वीकल्चर? ठीक है, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको। व्हाट इज़ सिल्वीकल्चर? ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इन इंग्लिश कि सिल्वीकल्चर होता क्या है। देखिए, सिल्वीकल्चर सिस्टम इज़ द प्रोसेस ऑफ टेंडिंग, हार्वेस्टिंग एंड रीजनरेटिंग अ फॉरेस्ट। किसी भी फॉरेस्ट को टेंड करना, उपज लेना और रीजनरेट करना, इसी को ही हम कहते हैं सिल्वीकल्चरल सिस्टम। इसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, जहां आप जो एंशियंट सेमी नेचुरल जो वुडलैंड है और जो प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर है, उन दोनों के बीच में आपको कोप करना होता है, बैलेंस बनाना होता है, कंजर्व करते हुए कोनिफर प्लांटेशन के साथ में। ठीक है, और इसके साथ ही आप अडॉप्टेशन देखते हैं सिल्वीकल्चरल सिस्टम में उन्हीं जो टिम्बर्स और प्लांट्स हैं जिसको आप मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं हिंदी में। तो सिल्वीकल्चरल सिस्टम क्या है? एक कोई भी जंगल है, ठीक है, एक किसी भी जंगल की कटाई और उसको पुनर्जीवित करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, अगर वन प्रबंधन या फॉरेस्ट मैनेजमेंट में अलग अलग उद्देश्यों के साथ एक प्राचीन या अर्ध प्राकृतिक वुडलैंड में संरक्षण और शंकुधारी वृक्षारोपण से लकड़ी का उत्पादन करना, और यही विभिन्न सिल्वीकल्चरल सिस्टम को अपनाने की संभावनाएं मानी जाती है। चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था। तो हमारा क्वेश्चन था कि सिल्वीकल्चर सिस्टम क्या है। तो ये पहला पॉइंट कहता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच क्रॉप्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ फॉरेस्ट। ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो भी फसल है जो कि फॉरेस्ट में है उसको टेंड की जाती है। तो ये सही बात है कि इसको टेंड किया जाता है। ठीक है, रिमूव किया जाता है, ये भी सही बात है। और रिप्लेस किया जाता है नए नए क्रॉप्स के साथ में। ठीक है, और इसके साथ ही प्रोडक्शन चालू होता है वुड्स का डिस्टिंक्टिव फॉर्म में। अगर आपने पहला लेक्चर भी देखा होगा तो इसमें मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताया था कि सिल्वीकल्चर का मतलब होता है कि जो भी आप इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए वुड का उत्पादन कर रहे हैं उसके लिए आपको पुरानी क्रॉप्स को हटाना पड़ेगा और नए क्रॉप्स लगाने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से ये डेफिनेशन बिल्कुल सटीक है। तो मतलब व्हाट इज़ सिल्वीकल्चर सिस्टम? It is a process by which crops constituting a forest are tended, removed, replaced by new crops, resulting in the production of wood of a distinctive form. ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन करेक्ट। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, तो ये तो नहीं हो सकता है ना, ये बिल्कुल गलत डेफिनेशन है। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म नहीं आएगा, अपलैंड वाटरशेड भी नहीं आएगा। तो ये आपका ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कहता है, व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ सिल्वीकल्चर सिस्टम, या सिल्वीकल्चर सिस्टम का सार क्या है। ठीक है, ये समझने के लिए हम पहले थ्योरी की तरफ चलते हैं। अभी देखिए,
हम देख रहे हैं एसेंस ऑफ सिल्वीकल्चर सिस्टम। सबसे पहला एसेंस क्या है सिल्वीकल्चर सिस्टम का? द मेथड अडॉप्टेड फॉर द रीजनरेशन ऑफ क्रॉप। फसल के पुनर्जनन के लिए अपनाए गए तरीके। तो पहला एसेंस क्या हुआ? रीजनरेशन ऑफ क्रॉप या फसल के पुनर्जनन के लिए अपनाए गए तरीके। ठीक है, समझ आ गया होगा आई होप आपको। अब देखते हैं सेकंड, द कैरेक्टर ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस्ड बाय सच सिस्टम। किस प्रणाली के द्वारा इन फसलों को बनाया जा रहा है? ठीक है, किस टाइप का बनाया जा रहा है? तो ये हो गया सेकंड। अब देखते हैं थर्ड, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज क्लास ओवर द फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब एक टाइप के मतलब एज क्लास वाले आप अगर फॉरेस्ट लगा रहे हैं या पेड़ लगा रहे हैं तो उसको कहेंगे। तो वन के क्षेत्र पर आयु वर्ग का वितरण। ठीक है, एक आयु वर्ग का ही होगा, मतलब एक से समान एज ग्रुप वाले जो स्पीसीज है ट्री की वो लगाई जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया। 3 चीज़ें मैंने बताई। पहला बताया रीजनरेशन, ऐसे याद रखिए। पहला पॉइंट है रीजनरेशन, जिसको पुनर्जनन कहते हैं। दूसरा है कैरेक्टर ऑफ द क्रॉप, किस टाइप के क्रॉप बनेंगे, ये फसल का टाइप कह सकते हैं आप। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज क्लास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज क्लास या आयु वर्ग के हिसाब से वितरण। 3 चीज़ें हमने देख ली, ये एसेंस होता है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो 3 इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया था, सिल्वीकल्चर के 3 इम्पॉर्टेंट जो ऑपरेशन है कौन कौन से होते हैं। पहला होता है रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन हुआ। दूसरा हुआ टेंडिंग, रीजनरेशन का मतलब होता है उत्थान, टेंडिंग का मतलब होता है झुकाव। और रिमूवल ऑफ मैच्योर ट्रीज। ठीक है, परिपक्व जो पेड़ है उसको हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, इसी से डिसाइड होता है सिल्वीकल्चर सिस्टम। ठीक है, सिल्वीकल्चर सिस्टम, इसी से इसका फैसला होता है। तो क्या चीज़ देख ली हमने? रीजनरेशन मतलब उत्थान, टेंडिंग मतलब झुकाव, और रिमूवल ऑफ मैच्योर ट्रीज मतलब परिपक्व जो पेड़ हैं उनको हटाना। ये 3 चीज़ें सिल्वीकल्चरल सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है गाइज़, ये सब मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अगर आप पूरी तरीके से सिल्वीकल्चर सिस्टम को नहीं समझेंगे तो उसका एसेंस या उसका सार कैसे बताएंगे। इसलिए मैं पूरी तरीके से सिल्वीकल्चर सिस्टम को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि सिल्वीकल्चर सिस्टम को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप जो फेलिंग है, ठीक है, फेलिंग के हिसाब से मैच्योर क्रॉप को रिमूव करते हैं। ठीक है, और रीजनरेशन के साथ में और साथ ही साथ किस टाइप का क्रॉप आप प्रोड्यूस कर रहे हैं रीजनरेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो सिल्वीकल्चरल सिस्टम को कैसे सुविधाजनक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें फेनेलिंग को बाहर निकालने की विधि के अनुसार जो परिपक्व फसल का पुनर्जनन की दृष्टि से हटाया जाता है उसको नियोजित विधि के द्वारा उत्पादित फसल का प्रकार के अनुसार भी आप बांट सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है हर सिस्टम जो है, प्रत्येक प्रणाली जो होगी, ठीक है, डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ यंग स्टेजेस इसमें मिलेंगे, मतलब युवा चरणों में विशिष्ट रूप से एक फसल का उत्पादन करती है। ठीक है, और ये करती है थ्रू सम ईयर्स, हालांकि कुछ वर्षों के बाद आमतौर पर फसल का इलाज करने के लिए संभव होता है। ठीक है, और प्रबंधन के अगर उद्देश्य से हम देखें तो बहुत यूनिफॉर्म या इरेगुलर भी हो सकता है। इसका मतलब ये है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, कि इस सिस्टम में जो भी आप अलग अलग फसल लगा रहे हैं वो यंग स्टेजेस में या कुछ सालों के बाद में जब इलैप्स हो जाती हैं तो उस क्रॉप को आप इवन एज्ड ग्रुप में भी रख सकते हैं, या इवन एज ग्रुप की भी हो सकती है, यूनिफॉर्म भी हो सकती है, और इरेगुलर भी हो सकती है। क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग स्पीसीज़ को आप एक साथ लगा रहे हो तो हर किसी की डेवलपमेंट की टेंडेंसी या विकास या ग्रोथ करने की टेंडेंसी अलग अलग होती है ट्रीज़ में। तो इस हिसाब से आप उसको यूनिफॉर्म और इरेगुलर तरीके से बांट सकते हैं। तो ये हो गया एसेंस। तो अब अटेम्प्ट करते हैं हम क्वेश्चन। तो देखिए,
हमने पढ़ा था रीजनरेशन, हाँ इसमें रीजनरेशन आ गया, ठीक है। दूसरा हमने कैरेक्टर ऑफ क्रॉप्स, ये भी आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज क्लासेस, ये भी आ गया, मतलब हमारा ऑप्शन हुआ ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसी तरीके से आपको अप्रोच रखनी है, आप टॉपिक्स पूरी तरीके से तैयार करिए, उसके बाद MCQs अटेम्प्ट करिए, आपसे ज़रूर बनेंगे। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे अभी हमने देखा था रीजनरेशन मतलब होता है हिंदी में उत्थान, फेलिंग मतलब गिरना, ठीक है। इस किसी पर्टिकुलर टाइम पे ध्यान देते हुए, ठीक है, एक पार्ट पे कंसंट्रेट करते हुए अगर किसी फॉरेस्ट एरिया की फेलिंग या रीजनरेशन होता है तो उस पद्धति को हम क्या कहते हैं? इसको क्लियर फेलिंग सिस्टम कहते हैं, सिस्टम ऑफ सक्सेसिव रीजनरेशन फेलिंग कहते हैं, या दोनों, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं ये सब क्या होता है। तो देखिए, क्लियर फेलिंग सिस्टम एक सिल्वीकल्चर का सिस्टम है जिसमें क्या करते हैं, तो जिसमें होता है इक्वल एंड इक्वी प्रोडक्टिव एरियाज़ जो होते हैं मैच्योर क्रॉप, जो परिपक्व क्रॉप हो गए उसके इक्वल या इक्वी प्रोडक्टिव एरियाज़ है, ठीक है, उसको सक्सेसिवली क्लियर फेल किया जाता है, मतलब हटाया जाता है एक ऑपरेशन में, ताकि उसका रीजनरेशन हो सके फ्रिक्वेंटली मतलब ऑफन होता है, मतलब रेगुलर बेसिस पे हो सकता है। ये आर्टिफिशियली भी आप कर सकते हैं या नेचुरली भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका हिंदी में मतलब इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ हिंदी में भी। तो देखिए, क्लियर फेलिंग ही याद रखिए। अब ये ट्रांसलेशन में स्पष्ट फेलिंग आया, देख लीजिएगा अगर हिंदी में भी ये टर्म कैसे यूज़ होता है। तो स्पष्ट फेलिंग या क्लियर फेलिंग सिस्टम एक सिल्वीकल्चर का सिस्टम है। इस तरीके से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिसमें एक जो परिपक्व फसल होगी उसका समान या असमान जो उत्पादक क्षेत्र के हिसाब से क्रमिक रूप से स्पष्ट या क्लियर किए जाते हैं, ठीक है, गिराए जाते हैं, जिसमें एक ऑपरेशन या एक से अधिक बार आप मैकेनिकल वे में या आर्टिफिशियल वे में इसको पुनर्जीवित कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी स्वाभाविक रूप से आप इसको नेचुरली भी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या कहता है आपका क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि फेलिंग एंड रीजनरेशन ऑफ टाइम बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन अ पार्ट ऑफ एरिया, तो ये है बोथ A एंड B। क्लियर फेलिंग सिस्टम में हमने देखा कि क्लियर फेलिंग भी हो रही है, साथ ही साथ सिस्टम ऑफ सक्सेसिव रीजनरेशन भी हो रहा है, तो ऑप्शन इसका है बोथ A एंड B। तो अभी तक हमने 3 MCQ सॉल्व कर लिए। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट MCQ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपनिंग ऑफ कैनोपी इवन यंग क्रॉप मोर और लेस इवन एज्ड एंड यूनिफॉर्म फेलिंग हैपनिंग अंडर, मतलब ओपनिंग ऑफ कैनोपी मतलब होता है कि एक यूनिट एरिया में आप कितने ट्रीज़ देख रहे हैं, ठीक है। ट्रीज़ होंगे, इन सब के क्राउन्स होंगे, ठीक है। ये क्राउन्स इस तरीके से एक शेड की तरह बन रहा है, ठीक है, एक शेल्टर की तरह बन रहा है। अब इसको आपको ओपन करना है, तो क्या करोगे, आप कुछ ट्रीज़ को हटा दोगे। तो ओपनिंग ऑफ कैनोपी इवन यंग क्रॉप मतलब जो अभी अपरिपक्व है, परिपक्व नहीं हुई जो फसल, ठीक है। मोर और लेस इवन एज्ड, ठीक है, या तो हर एक तरह की एज ग्रुप वाले होंगे, ठीक है, या एक तरीके के एज ग्रुप वाले नहीं होंगे, ठीक है। और यूनिफॉर्म फेलिंग होगी उससे, मतलब एक साथ उनका कटाई कर देना, ठीक है। तो इस तरीके को आप किस सिस्टम के अंतर्गत देखते हैं, ठीक है। तो ये आप यूनिफॉर्म सिस्टम, ग्रुप सिस्टम, इरेगुलर, शेल्टरवुड सिस्टम और स्ट्रिप सिस्टम। अब दिमाग पूरा तरीके से घूम गया होगा ये सब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसलिए मैं कहती हूँ कि थ्योरी पढ़िए। तो हम सबसे पहले देखेंगे थ्योरी विद डायग्राम्स एंड एक्सप्लेनेशन, ओके। सबसे पहले समझते हैं यूनिफॉर्म शेल्टरवुड सिस्टम। यूनिफॉर्म शेल्टरवुड सिस्टम में क्या होता है, ट्रीटमेंट आप अप्लाई करते हैं यूनिफॉर्मली ओवर द सेम स्टैंड, मतलब ये एक स्टैंडर्ड टाइप है शेल्टरवुड का, ठीक है, शेल्टरवुड का,
ये यूनिफॉर्म सिस्टम सीरीज़ ऑफ प्रिपरेटरी कटिंग्स होती है इसमें, ठीक है, सीरीज़ ऑफ प्रिपरेटिंग कटिंग्स होती है, थिनिंग होती है, जिसमें रीजनरेशन और एस्टेब्लिशमेंट के लिए स्टैंड बनाए जाते हैं और क्राउन को एक्सपांशन होने के लिए एनकरेज किया जाता है, मतलब क्राउन आपका फैले इसके लिए एनकरेज किया जाता है, ठीक है। और विंड फर्मनेस होती है, विंड फर्मनेस मतलब ज़्यादा विंड उसके अंदर ना आए, और कोन प्रोडक्शन में आप इसको यूज़ करते हैं। अगर बात करें 1989 की, तो मैथ्यूज़ ने एक नोट्स जारी किया था यूरोप में, और ये प्रैक्टिस था ताकि आप प्रिपरेटरी कटिंग करें 2 से 10 साल के भीतर में, ठीक है, और रीजनरेशन के पहले, ठीक है। तो जनरली इसमें क्या होता था, आप रिप्लेस कर देते थे क्रॉप्स को, शेड्यूल प्रिपरेशन होती थी थिनिंग्स की थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द स्टैंड, ताकि बेटर तरीके से आप क्राउन का एक्सपांशन कर सके, विंड फर्मिनेस डेवलप हो सके, मतलब विंड के अगेंस्ट आप फर्म रहें, ताकि आप जो एस्टेब्लिश्ड कटिंग है उसको अचीव कर सके। अब देखते हैं इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। अगर यूनिफॉर्म शेल्टर वुड सिस्टम की बात करें, इसको ऐसी तरीके से याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म शेल्टर वुड सिस्टम ये एक तरीके का उपचार है जिसमें समान स्टैंड पर समान रूप से लागू होते हैं। यह आश्रय के या शेल्टर वुड का मानक प्रकार है, याद रखिएगा। समरूप प्रणाली है जिसमें प्रायः जो ताज है, देखिए क्राउन है, उसका हिंदी का अनुवाद ये दिया है, तो ये जो क्राउन होता है किसी भी ट्री का, उसके विस्तार को प्रोत्साहित करके और पवन दृढ़ता मतलब विंड को आप क्या कर रहे हैं, फर्मिनेस से आप उसको रोक रहे हैं। और शंकु उत्पादन मतलब कॉनिफर्स जो होते हैं ना, कॉनिफर्स, उस तरीके को बढ़ावा दिया जाता है, उसका उत्थान और स्थापना में कटौती के लिए तैयार होने के लिए कटिंग की जाती है उसकी, ठीक है। कटिंग की श्रृंखला पर निर्भर करती है ये जो भी आप मैकेनिज़्म अपना रहे हैं। और मैथ्यू ने 1989 में एक नोट दिया था यूरोप में पुनर्जागरण कटिंग से लगभग 2 से 10 साल पहले तैयारी करने की प्रथा आमतौर पर क्राउन जो है उसके विस्तार के लिए या ताज के विस्तार के लिए या पवन दृढ़ता के लिए आवश्यक होती थी, ठीक है। और इसी के लिए जो स्टैंड के जीवन भर की जो वो रहती है, लाइफ टाइम जो उसकी रहती है, उसके अनुसार ही प्रतिस्थापित किया जाता था। ये है डायग्राम जिसमें आपको देखिए ये जो बीच बीच के पेड़ हैं इनको काटा गया दिख रहा है आपको, यूनिफॉर्म शेल्टर वुड। यूनिफॉर्म शेल्टर वुड में ये देखिए ये जो सीरीज़ है इस तरीके से यहाँ पर कट रही है, ठीक है। ये पेड़ों को काटा जा रहा है ताकि ये जो क्राउन है कोनिफर्स के ये डेवलप हो सके। दिख रहे हैं कोनिफर्स, कोनिफर्स उनको कहते हैं जो कोन की तरह ऐसे डेवलप होते हैं। तो यह समझ आ गया होगा आपको शेल्टर वुड सिस्टम। नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं वो है स्ट्रिप शेल्टर वुड सिस्टम, ठीक है। स्ट्रिप शेल्टर वुड सिस्टम रिलेटिवली नैरो स्ट्रिप्स इसमें काटी जाती है और एक पोर्शन को किसी भी ब्लॉक के एक पोर्शन को रीजनरेशन पीरियड के लिए आप नैरो तरीके से काट सकते हैं। इसमें जो इनिशियल हार्वेस्टिंग होती है, ये उपज होती है, ये स्टैंड्स में मतलब लीनियर स्ट्रिप्स की तरह स्टैगर करते रहती है और फ्यूचर जो हार्वेस्टिंग स्ट्रिप्स होगी वो इनिशियल स्ट्रिप्स के साथ उसको लगा दिया जाता है और ये प्रोग्रेस होते रहेगा तब तक जो विंड है एंटायर ब्लॉक हार्वेस्ट ना हो जाए, ठीक है, इनटू द विंड अंटिल द एंटायर ब्लॉक इज़ हार्वेस्टेड। यूजुअली अगर नॉर्मल इवन एज रीजनरेशन देखा जाए तो 10 से 25 साल का होता है और हार्वेस्टिंग हर एक स्ट्रिप्स में अगर आप देखें तो ग्रेजुअली होगी और प्रिपेटरी होगी, रीजनरेशन होगा, रिमूवल होगा और कट किया जाएगा, ठीक है। और इसी सीक्वेंस में आपके स्ट्रिप्स जो है वो ओरिएंट होने लगेंगे और साइड शेप जो है टिम्बर की वो डेवलप होने लगेगी। अब देखते हैं इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। स्ट्रिप शेल्टर वुड में क्या होगा, कटाई की जो प्रविष्टियाँ होंगी अपेक्षाकृत क्या होंगी, संकीर्ण स्ट्रिप्स के रूप में बनाई जाती है जो कि पुनर्जनन या जो रीजनरेशन है उसकी अवधि में ब्लॉक के एक हिस्से के माध्यम से उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहती है। इसी तरह अगर प्रारंभिक कटाई स्टैंड के समान रूप से अगर कंपित रेखा स्ट्रिप्स के रूप में होती है तो भविष्य की कटाई
स्ट्रिप्स को प्रारंभिक स्ट्रिप्स के बगल में जोड़ा जाता है और हवा में प्रगति होती है जब तक कि पूरे ब्लॉक को काटा नहीं जाता। आमतौर पर एक सामान्य अगर सेम एज ग्रुप वाले पुनर्जागरण की अगर अवधि अगर देखें पुनर्जनन की, तो वो 10 से 25 वर्ष के भीतर की होती है और प्रत्येक जो पट्टी में कटाई होती है वो धीरे धीरे की जाती है। ठीक है, धीरे धीरे आप कटाई कर सकते हैं अलग अलग स्ट्रिप्स में। और इसमें अनुक्रम के बाद उत्थान और हटाने में कटौती शामिल हो सकती है या बगल की लकड़ी से साइड शेड का उपयोग करने के लिए स्ट्रिप्स को उन्मुख किया जा सकता है। तो आप इस जो एक्सप्लेनेशन है ये सारा कुछ आप PDF में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में। ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको नोट्स चाहिए कि नहीं। अभी देखिए डायग्राम से पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें अनकट स्टैंड है, ये देखिए एक स्टैंड की तरह दिख रहा है, ये अनकट स्टैंड है, यहाँ पर कुछ भी ट्रीज कटे नहीं हैं। अब प्रिपरेटरी कट, ये दिख रहा होगा प्रिपरेटरी कट, मतलब अब इसमें कटिंग के लिए प्रिपेयर किया गया है, कुछ कुछ आपको छटाई दिख रही होगी। अब एस्टेब्लिशमेंट कट, अब देखिए इसमें कट हो चुका है, साथ ही रिमूवल कट, ये है रिमूवल कट। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा अनकट स्टैंड क्या होता है, प्रिपरेटरी कट क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट कट क्या होता है, रिमूवल कट क्या होता है। अब बात करते हैं ग्रुप शेल्टर वुड सिस्टम। ग्रुप शेल्टर वुड सिस्टम में क्या होगा, स्मॉल गैप्स आप बनाएंगे, ठीक है, जो कि लगभग 2 या 3 ट्रीज़ है उनके लेंथ के डायमीटर के जो आप स्मॉल गैप्स है वो बनाएंगे एक स्टैंड में। ठीक है, और जो एडजेसेंट ट्रीज़ रहते हैं वो शेल्टर कर सकते हैं नई जनरेशन को और गैप्स में ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर देखें, इन ये जो ओपनिंग्स है उसमें लगभग 20 से 40% जो होंगे स्टैंड एरिया वो एंट्री देंगे नए स्पीसीज़ को ग्रो करने के लिए। फर्दर जो कट होंगे वो एग्जिस्टिंग ओपनिंग देंगे और नई ओपनिंग बनाएंगे। एग्जिस्टिंग ओपनिंग तो रहेगी ही रहेगी, उसको और ज़्यादा उसका विस्तार होगा और नई ओपनिंग्स भी बनेंगे। तो रीजनरेशन पीरियड जो होगा इसका कटिंग का, ठीक है, बिगिनिंग अगर रोटेशन की देखें लगभग 20 से 30 वर्ष की होती है और इवन एज स्टैंड इसमें बनते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। देखिए ये ओरिजिनल स्टैंड, सबसे पहले डायग्राम देख लीजिए। देखिए ओरिजिनल स्टैंड है, अब इसको इनिशियल कट किए 20 to 40%, देखिए यहाँ पर बीच में गैप दिख रहा है। अब उसके बाद सेकंड कट 10 साल के बाद अगर आप देख रहे हैं तो और इसमें कट किया गया। अब देखिए 5 to 10 ईयर्स के बाद में आप देखें तो इस तरीके से ग्रो होगा, तो इसको कहते हैं हम ग्रुप। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रुप शेल्टर वुड सिस्टम। बात करते हैं इरेगुलर शेल्टर वुड। इरेगुलर शेल्टर वुड में क्या होगा, टाइमिंग ऑफ रीजनरेशन या पुनरुत्थान का जो समय होगा वो स्पेशल अरेंजमेंट में नहीं होगा। रीजनरेशन पीरियड स्टैंड ये बहुत ज़्यादा लंबे समय का होता है। नए स्टैंड जो बनेगी वो इवनली एज ग्रुप की नहीं होती है। रीजनरेशन पीरियड 50 वर्षों तक के बढ़ सकता है, या पुनरुत्थान का जो समय है लगभग 50 ईयर्स तक बढ़ सकता है, जब तक पूरी तरीके से कटिंग यूनिट ना बन जाए। चलिए देखते हैं इसका डायग्राम। ये ओरिजिनल अनकट स्टैंड था, फिर 15 साल के बाद में देखिए यहाँ पर आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ये आपको छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं बीच बीच में। 40 साल के बाद में ये हुआ, तो ये क्या था, इरेगुलरिटी दिख रही है आपको इसमें, तो ये इरेगुलर शेल्टर वुड सिस्टम। अब देखते हैं इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। अनियमित आश्रय या शेल्टर वुड की अगर इस स्थानिक व्यवस्था द्वारा पुनर्जनन स्थापना के समय से परिभाषित किया जाता है। स्टैंड के लिए पुनर्जनन अवधि इतनी लंबी है कि नया स्टैंड वास्तव में भी बृहद नहीं है। तो हालांकि पुनर्जनन अवधि में कटिंग यूनिट पर लगभग 50 साल तक बढ़ सकती है, मैंने बताया था 50 ईयर्स तक लग सकते हैं, लेकिन स्टैंड में 3 या अधिक आयु वर्ग नहीं होते हैं। 3 से अधिक जो एज ग्रुप है वो नहीं होते हैं और असमान आयु वर्ग के स्टैंड में
होते हैं। इसलिए स्टैंड अगर उसका स्ट्रक्चरल उद्देश्य देखें तो सम आयु का होता है या समान वृहद संरचना के बीच में आप इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं नेचुरल शेल्टर सिस्टम। नेचुरल शेल्टर सिस्टम में क्या होगा, ये क्लियर कटिंग से संबंधित है, ठीक है, और एक स्टोरी की स्टोरी रिमूव की जाती है इसमें, ठीक है, एक स्टोरी की स्टोरी रिमूव की जा सकती है जिसको हम कहते हैं शेल्टर वुड, ठीक है। रीजनरेशन एस्टेब्लिश करेंगे हम नेचुरली, मतलब कुछ भी आर्टिफिशियल उसमें इनपुट नहीं देंगे, नेचुरली ये जो स्टोरी है ये डेवलप होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चलिए देखते हैं इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। प्राकृतिक आश्रय प्रणाली या नेचुरल शेल्टर वुड सिस्टम, इसमें अक्सर जो क्लियर कटिंग है उससे जुड़ी होती है और इसमें स्टोरी रिमूवल कहा जाता है। एक स्टोरी की स्टोरी रिमूव होगी इसलिए इसे स्टोरी रिमूवल कहा जाता है। और इस प्रणाली को बेहतर रूप से आश्रय की लकड़ी कहा जाता है या शेल्टर वुड कहा जा सकता है, क्योंकि पुनर्जनन रीजनरेशन को प्राकृतिक रूप से एक अति मंजिला मतलब वन ओवर स्टोरी, ठीक है, करते हैं और एक पुनर्जीवित स्पष्ट कट की तरह दिखेगा जो एक प्रकार के आश्रय की लकड़ी या शेल्टर वुड होगा। ये जो प्रोसीजर है ये लॉन्ग टाइम का होता है और सभी जो शेल्टर वुड होती है या बीज पेड़ प्रणाली काटने को हटाने के लिए पुनर्जीवित जो किया जाता है वो स्पष्ट कटौती की या क्लियर कटिंग की तरह दिखती है। डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए अनमैनेज्ड स्टैंड दिख रहे हैं आपको, ये अनमैनेज्ड स्टैंड है। अब देखिए इसमें पूरी स्टोरी की स्टोरी ही यहाँ पर रिमूव कर दी गई, ये दिख रहा है आपको, स्टोरी की स्टोरी ही रिमूव कर दी गई यहाँ से। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये क्लियर कटिंग या नेचुरल शेल्टर वुड। नेक्स्ट जो सिस्टम होता है वो नर्स ट्री शेल्टर वुड सिस्टम होता है। इसमें क्या होगा, 2 स्टोरीज आप डेवलप कर लेंगे, ईच कंटेनिंग डिफरेंट स्पीसीज और मिक्स ऑफ स्पीसीज, मतलब अलग अलग प्रकार के ट्रीज इसमें ग्रो होंगे इस सिस्टम में, जो कि सीरल जो स्पीसीज़ है वो ओवर स्टोर्ड हो जाएंगे, टॉलरेंट रहेंगे, क्लाइमेक्स स्पीसीज़ रहेंगे और एक अंडर स्टोरी उसके नीचे आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इसका डायग्राम। देखिए अगर फर्स्ट कट की बात कही जाए, देखिए इसमें तो मिक्स्ड स्ट्रैंड आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं, साथ में बड़े पौधे भी दिख रहे हैं। सेकेंड कट में देखिए ये जो छोटे पौधे हैं वो डेवलप होने लगे। थर्ड कट में देखिए जो ओवर स्टोरी थी उसको हटा दी गई, जो बड़े बड़े पौधे थे उनको या बड़े बड़े पेड़ थे उनको हटा दिया गया और एक तरह का आपको ये कोनीफेरस जो ट्रीज़ है या फॉरेस्ट है वो मिल गया। तो इस तरीके से आप नर्स कट सिस्टम देख सकते हैं जो मिक्स्ड इसमें रहेगा और मिक्स्ड के साथ साथ में आप अलग अलग टाइम पीरियड में 2 या 3 स्टेजेस में कटिंग करेंगे। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन आई होप कि समझ में आ जाएंगे। ओपनिंग ऑफ कैनोपी, कैनोपी को ओपन करना, यंग क्रॉप को मोर और लेस इवन एज्ड होंगे और यूनिफॉर्मली उसकी फेलिंग होगी, ठीक है। कैनोपी को ओपन करना मतलब क्राउन को आपको क्या करना है, ब्रॉड करना है, ठीक है, और यूनिफॉर्म फेलिंग होगी, ठीक है, यंग क्रॉप की भी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। हमने जैसे देखा था कि यूनिफॉर्म अगर आपको फेलिंग करनी है तो एक स्ट्रिप की स्ट्रिप निकाली जाती है, तो वो होता है यूनिफॉर्म सिस्टम में, ठीक है, यूनिफॉर्म सिस्टम में। तो इसका आंसर है फर्स्ट यूनिफॉर्म सिस्टम, ओके। तो इसका आंसर है यूनिफॉर्म सिस्टम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ओपनिंग ऑफ कैनोपी मतलब ट्रीज को काटना स्कैटर्ड गैप्स के थ्रू मोर और लेस इवन एज ट्रीज इन, तो किस सिस्टम में ये देखने को मिलता है। जैसे हमने देखा था स्कैटर्ड गैप आपको किस में मिलेंगे, ग्रुप सिस्टम में। तो ये क्या हो गया ऑप्शन इसका ग्रुप सिस्टम। अब बात करते हैं ऐसे कैनोपी को ओपन करना जो कि इरेगुलर और ग्रेजुअल हो। तो अनएज्ड हो गया, तो ये कौन से सिस्टम में हमने देखा था, इरेगुलर में देखा था, ठीक है। तो इरेगुलर में क्या होता था, अलग अलग एज ग्रुप के क्या होंगे, ट्रीज़ होंगे। तो आप
ये जो बड़े ट्रीज़ हैं उनको ग्रो होने देंगे, साथ में नए जो ट्रीज़ है उनकी एक स्ट्रिप काट करके वो जो यंग अलग टाइप की जो स्पीसीज है उसको लगाएंगे। तो इस तरीके से इरेगुलर सिस्टम ये हुआ। ठीक है, अभी देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय रिटेनिंग सर्टेन ट्रीज ऑफ ओल्ड क्रॉप। ठीक है, जो ओल्ड क्रॉप है उसको आप रखें, साथ ही साथ रीजनरेशन के बाद में नए क्रॉप को रखें। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है टू स्टोरेड हाई फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, टू क्वेश्चन हम जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हीं को ही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्लियर सिस्टम किससे रिलेटेड है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, तो बेसिक क्वेश्चन है। तो ये किससे रिलेटेड है? सिल्वीकल्चरल सिस्टम से। अभी देखिए स्ट्रिप्स आर कट थ्रू द फॉरेस्ट एंड रीजनरेटेड नेचुरली, इंटरवेनिंग स्ट्रिप्स बीइंग सब्सिक्वेंट क्लियर फेल्ड। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो स्ट्रिप्स कट रहे हैं तो ऑब्वियसली ये क्या है? क्लियर स्ट्रिप सिस्टम का एग्जाम्पल है। अगर आपसे पूछे कि जो यूनिफॉर्म सिस्टम है उसके अदर नेम क्या क्या है, तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म सिस्टम का अलग अलग जो नाम है वो है शेल्टर वुड कंपार्टमेंट सिस्टम, रेगुलर सिस्टम और सक्सेसिव रीजनरेशन सिस्टम। ये सारे जो है वो यूनिफॉर्म सिस्टम है वुड कटिंग के, जो कि सिल्वीकल्चर के अंतर्गत होती है। तो ये सब उसी के नाम है यूनिफॉर्म सिस्टम। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिस्टम आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सिस्टम आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? तो यूनिफॉर्म सिस्टम आप अप्लाई कर सकते हैं प्लेन्स में, ना कि हिल्स में। ठीक है, तो कहाँ अप्लाई कर सकते हैं यूनिफॉर्म सिस्टम? प्लेन्स में। अभी बेसिक क्वेश्चन आता है देवदार जो कि एक टाइप का ट्री है वो आपको कहाँ मिलेगा? तो ये बेसिकली मिलते हैं इन द हिल्स ऑफ पंजाब। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, पंजाब के साथ और कहाँ कहाँ पर ये ट्री हमको देखने को मिलेंगे। याद रखिए साइंटिफिक नेम जो देवदार ट्री है उसका है सेडरस डिओडेरा। क्या नाम है इसका? सेडरस डिओडेरा। ये देवदार सीडर है जो हिमालयन सीडर में मिलता है। इसका एक टाइप देवदार और देवदारू, ये सब इसी के ही नाम है। ये स्पीसीज है सेडार नेटिव का जो वेस्टर्न हिमालयाज़ में मिलते हैं, जो कि ईस्टर्न अफ़गानिस्तान में, नॉर्दर्न पाकिस्तान में, स्पेशली खाइबर जो पास है, ये खाइबर पख्तूनख्वा ये एक जगह है वहाँ पर मिलती है। और वहाँ अगर इंडिया की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, और हमारे ऑप्शन में क्या था? हिल्स ऑफ पंजाब। ठीक है, हिल्स ऑफ पंजाब, तो इसलिए हमने वो ऑप्शन में लगाया, क्योंकि आपको नॉर्दर्न इंडिया में ही देवदार के जो वृक्ष है वो देखने को मिलेंगे। नॉर्दर्न इंडिया, साथ ही साथ ईस्टर्न पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर। तो अगर आप इंडिया का मैप देखें इस तरीके से, तो इस तरीके से यहाँ पर से ऐसे विस्तार आपको देखने को मिलेगा देवदार वृक्ष का। अभी देखिए देवदार या हिमालयन देवदार, ठीक है, ये सारे नाम ये देवदार का ही है और ये पूर्वी अफ़गानिस्तान में मिलेगा। साथ ही साथ उत्तरी पाकिस्तान, विशेषकर खैबर पख्तूनख्वा वहाँ मिलेगा। भारत में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और वेस्टर्न हिमालयाज़ के देवदार की एक प्रजाति मिलती है। और उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ऐसे राज्यों में हमको देवदार के वृक्ष मिलेंगे। देखिए ये होता है देवदार जो ट्री होता है, ये उसका डायग्राम है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मॉडिफिकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिस्टम। ठीक है, यूनिफॉर्म सिस्टम का ही मॉडिफाई फॉर्म, जिसमें आप जो लार्ज क्वांटिटी के एडवांस ग्रोथ करते हैं वेरियस एजेस में अप टू
ट्रीज़ ऑफ 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और फ्यूचर जो क्रॉप है वो 40 सेंटीमीटर के डायमीटर को रिटेन कर सके, इस टाइप का जो क्रॉपिंग है या सिल्वीकल्चर कहाँ परफॉर्म या किस सिस्टम में परफॉर्म किया जा सकता है। तो इसमें पहला कह रहा है इरेगुलर शेल्टर वुड सिस्टम। तो इरेगुलर शेल्टर वुड में हमने डायमीटर से रिलेटेड कुछ नहीं देखा था। अब सेकंड आता है कोपिस सिस्टम। तो समझते हैं कि कोपिस सिस्टम क्या होता है। देखिए, कोपिस सिस्टम क्या है, एक इवन एज्ड सिल्वीकल्चर सिस्टम है जिसमें मेन रीजनरेशन मेथड रहता है वेजिटेटिव स्प्राउटिंग के लिए। आइदर सकर्स के थ्रू करते हैं और कट करते हैं शूट को। ये जो सिस्टम है ये लिमिटेड होता है, ठीक है, हार्डवुड स्पीसीज मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, हार्डवुड स्पीसीज मैनेजमेंट के लिए ये लिमिटेड होता है। चलिए अब इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चलिए मैं इसको बाद में प्रोवाइड कर दूंगी आपको। ये देखिए कोपिस सिस्टम क्या होता है। अभी देखिए, एक ट्री है जो पूरी तरीके से ग्रो हो चुका है, सेकंड ट्री से इसको कटिंग की हमने, और थर्ड ये है, फोर्थ ये भी यूनिफॉर्म है, लेकिन देखिए अलग अलग इसका जो अलग अलग स्पीसीज़ लगाए गए हैं ये अलग अलग एज ग्रुप के हैं और वो डेवलप होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कोपिस सिस्टम। पुनरुत्थान करना है तो उसके लिए कौन से मेथड अप्लाई होते हैं। प्रिपरेटिव फेलिंग देख चुके हैं हम, सीडलिंग भी देख चुके हैं, साथ ही साथ सेकेंडरी और फाइनल फेलिंग ये भी देख चुके हैं। तो सारे ही मेथड आप रीजनरेशन के लिए या पुनरुत्थान के लिए कर सकते हैं। अब पुनरुत्थान है वो किस किस तरीके से अफेक्ट हो सकता है। नेचुरल रीजनरेशन कर रहे हैं आप, मतलब सीड अपने आप ही ग्रो हो रही है, उससे अफेक्ट होगा, तो हाँ इससे अफेक्ट होता है। साथ ही अगर कोपीस से कर रहे हैं नेचुरल रीजनरेशन तो क्या इफेक्ट होगा, हाँ इससे भी अफेक्ट होता है। साथ ही आर्टिफिशियल रीजनरेशन कर रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं और प्लांटिंग कर रहे हैं, इससे भी क्या पुनरुत्थान या रीजनरेशन इफेक्ट होता है, तो होता है। हाँ, ये तीनों तरीके से रीजनरेशन जो है वो इफेक्ट अफेक्ट होता है।